नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर 3। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रों का धन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने या मेहता ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ ने जो है राष्ट्रों का धन नामक पुस्तक लिखी है। और एक है इनकी पुस्तक जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि इसी को कहते हैं इंग्लिश में वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का धन। और इसका पूरा नाम आपको जो है वो भी बताना है। अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1776 में हुआ था। इसका वेल्थ ऑफ नेशन, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राष्ट्रों का धन। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, यदि सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होगी न्यूनतम होगी, अधिकतम होगी, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? तो पहले भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ कि यदि सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता जो है अधिकतम होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिकतम होगी। अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि मांग वक्र y अक्ष के समांतर है तो मांग की लोच होगी, एक होगी, एक से कम होगी, एक से अधिक होगी या शून्य होगी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, शून्य होगी। यानी कि यदि मांग वक्र जो है y के अक्ष यानी अक्ष पर हो, जिसके समांतर हो, तो मांग की लोच जो है शून्य होगी। अगला हमारा प्रश्न है, उत्पादन के साधनों को मोटे तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2, 3, 4 या 5? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1, यानी कि ए। तो उत्पादन के साधनों को जो है मोटे तौर पर कितने भागों में व्यक्त किया गया है? 2 भागों में। अब हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने या फिर मेहता ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्शल ने, जिसका पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल ने जो है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। और हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन एक विषय सामग्री है, तो क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, व्यापक अर्थशास्त्र है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यापक अर्थशास्त्र, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, यानी सामान्य कीमत का स्तर का जो अध्ययन होता है वो जो होता है व्यापक अर्थशास्त्र, जैसे हम समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, आय है एक, क्या है? प्रवाह है, भंडार है, भंडार को कहते हैं इंग्लिश में स्टॉक, या ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रवाह है, यानी कि आय एक प्रवाह है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग को क्या कहा जाता है, यानी उपयोग को क्या कहा जाता है? समग्र मांग कहा जाता है, समग्र पूर्ति या समग्र उपभोग या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, समग्र उपभोग कहा जाता है, क्योंकि अगर हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो वो जो है उपभोग में आती है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय या चतुर्थ है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्तमान में जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, द्वितीय चीन का है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, निर्मला सीतारमन है या शक्तिकांत दास हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमन, अमित शाह, शक्तिकांत दास? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन जो है भारत में वर्तमान में जो है वित्त मंत्री हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न आता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र हम जो कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था की भिन्न भिन्न छोटी छोटी इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत विशेष व्यक्तियों, परिवार, फर्मों, उद्योगों, विशेष श्रमिक आदि का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि इसमें जो है व्यक्तिगत इकाइयों का जो है अध्ययन किया जाता है, यानी किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक फर्म का या एक उद्योग का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। इसीलिए जो है इसे
सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी छोटा अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? तो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से मिलने वाली संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं। यह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता का माप है। उपयोगिता इस बात का माप है कि कोई व्यक्ति किसी फिल्म, पसंदीदा भोजन या अन्य वस्तुओं का कितना आनंद लेता है। यानी कि किसी व्यक्ति की जो किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से मिलने वाली संतुष्टि को ही उपयोगिता कहते हैं। उपभोग का मतलब होता है प्रयोग करने वाली कोई भी वस्तु हो, एनीबॉडी, और उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है उसी को जो है उपयोगिता कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, लागत से क्या अभिप्राय है? तो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में खर्च होने वाली धनराशि को लागत कहते हैं। इसमें कच्चा माल, परिवहन, बिजली, लेबर, प्रचार, रखरखाव वगैरह खर्च शामिल होते हैं। यानी कि लागत क्या होती है? अगर हम किसी भी चीज को जो है उत्पादन करने में जो धनराशि खर्च करते हैं वही लागत होती है। इसमें आपका कच्चा माल भी हो सकता है, परिवहन का साधन भी हो सकता है, बिजली का बिल भी हो सकता है, लेबर का बिल भी हो सकता है, प्रचार भी हो सकता है, रखरखाव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मांग से क्या अभिप्राय है? तो किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा और इसके लिए पैसे देने की क्षमता को मांग कहते हैं। मांग एक आर्थिक अवधारणा है। यह समझने में आसान है और रोजमर्रा की जिंदगी में भी मांग का होना आवश्यक है। यानी कि मांग क्या कहती है कि किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा और उसके लिए पैसे देने की क्षमता को मांग कहते हैं। अगर हमें कोई भी वस्तु खरीदनी होती है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे मन में इच्छा होती है और फिर उसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे होने भी चाहिए। तो उसी को जो है मांग कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, व्यापक अर्थशास्त्र क्या है? व्यापक अर्थशास्त्र यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम बड़ा अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो व्यापक अर्थशास्त्र में किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सामान्य अध्ययन किया जाता है। इसमें कुल मांग, मुद्रास्फीति, घाटा, रोजगार, राष्ट्रीय आय और कुल विक्रय आगम जैसे विषयों पर अध्ययन किया जाता है। व्यापक अर्थशास्त्र में साम्य और संतुलन की अवस्था सामान्य होती है। यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र को जो हम बड़ा अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसमें जो है पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है कुल मांग पर अध्ययन किया जाता है, मुद्रास्फीति पर अध्ययन किया जाता है, घाटा, बजट और आपका रोजगार, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, इन सभी पर जो है व्यापक अर्थशास्त्र यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब है जब बाजार में उपलब्ध नौकरियां और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होता है। यह एक दीर्घकाल एक स्थिति है जो अर्थव्यवस्था में मूलभूत बदलावों के कारण होती है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी कैसे होती है? कि संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब है कि जब बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होता है, यह एक दीर्घकालिक स्थिति होती है और वहीं पर जो है संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, उपभोग प्रवृत्ति से क्या अभिप्राय है? तो उपभोग प्रवृत्ति का मतलब है कि लोग अपनी आय का कुछ हिस्सा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं। यह मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक अहम अवधारणा है। उपभोग प्रवृत्ति को दो तरह से साझा किया जा सकता है, जैसे कि सीमांत उपयोगिता उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसको कहते हैं हम एमपीसी और इसे को कहते हैं हम एमपीसी। यानी कि एक होती है एमपीसी और एक होती है एपीसी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि निवेश क्या होता है? यानी कि निवेश की परिभाषा एक ऐसी संपत्ति है जिसमें जिसे धन बनाने और कड़ी मेहनत से अर्जित आय या मूल्य वृद्धि से पैसे बचाने के लिए खरीदा या निवेश किया जाता है। निवेश का अर्थ है मुख्य रूप से आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्राप्त करना या एक विशिष्ट अवधि में निवेश से लाभ प्राप्त करना, यही जो है निवेश होता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, व्यक्तिगत मांग तालिका से क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत मांग के प्रमुख निर्धारक तथ्यों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आता है व्यक्तिगत मांग तालिका होती क्या है? तो व्यक्तिगत मांग तालिका किसी व्यक्ति विशेष द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को प्रदर्शित करती है। इसको प्रदर्शित करने वाली तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। तो व्यक्तिगत मांग मांग तालिका क्या होती है? कि व्यक्तिगत मांग मांग तालिका होती है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली
मात्राओं को प्रदर्शित करती है और इसी को प्रदर्शित करने वाली तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। और अब आते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका के कुछ प्रमुख निर्धारक तत्व, जिनमें सबसे पहले आता है आय। आय वह धन है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय को माल या सेवाओं की बिक्री या पूंजी निवेश के जरिए मिलता है। दूसरा आता है कीमत। तो किसी चीज को खरीदने के लिए एक पक्ष दूसरे पक्ष को जो भुगतान करता है वही होती है कीमत। अब अगला आता है रुचि। तो रुचि यानी कि ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आनंद के लिए अवकाश यानी फुर्सत के समय की जाएं। अगला आता है अपेक्षाएं, यानी कि अर्थशास्त्र में अपेक्षाएं शब्द का तात्पर्य सूचना या अंतर्ज्ञान के आधार पर प्रासंगिक चरों के भविष्य की प्रवृत्ति के बारे में एजेंटों के पूर्वानुमान का या विचारों से है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। तो सरकारी बजट सरकार के वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले राजस्व और व्यय का एक वार्षिक विवरण होता है। यह एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण है जो सार्वजनिक नीतियों के कार्य में मदद करता है। तो सरकारी बजट क्या होता है कि सरकारी बजट जो है सरकार के वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले राजस्व और व्यय का एक वार्षिक विवरण होता है। इसी को जो है सरकारी बजट कहा जाता है। और अब आता है कि सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। तो सरकारी बजट के जरिए सरकार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के मुताबिक संसाधनों का पूर्व पुनर्विन- पु- पुनर्वितरण करती है। सरकार सब्सिडी या कर राहत देकर कुछ वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देती है। सरकार भारी कर लगाकर हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन को कम करती है। सरकार प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाती है, यानी कि जो वस्तुएं खराब होती हैं उन पर जो है सरकार ज्यादा टैक्स करती है ताकि उसको लोग कम यूज करें। और जिससे गरीबों पर कर का बोझ कम होता है। सरकार रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए श्रम प्रधान उत्पादन तकनीक का इस्तेमाल करती है। सरकार सड़कें, बांध, पुल, बिजली की परियोजनाएं, सिंचाई की परियोजनाएं को बढ़ावा देती है। सरकार राजकोषीय उपायों से आर्थिक मंदी और तेजी दोनों को नियंत्रित करती है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसके चालू खाते की प्रमुख मदों यानी अवयवों का विवरण कीजिए। तो भुगतान संतुलन किसी देश या दुनिया के बाकी हिस्सों के बीच होने वाले मौद्रिक और गैर मौद्रिक लेन देन का रिकॉर्ड होता है। यह रिकॉर्ड किसी खास अवधि के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि हर तिमाही या साल में। भुगतान संतुलन में सरकार, निगम और व्यक्तियों के सभी लेन देन शामिल होते हैं। यह रिकॉर्ड रखने से देश को धन के प्रवाह की निगरानी करने में मदद मिलती है। इससे देश को मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नीतियां बनाने में भी मदद मिलती है। भुगतान संतुलन में मुख्यतः तीन प्रकार के खाते होते हैं: चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता। और अब जो है हमें बात करनी है चालू खाते के बारे में। तो हमारा आता है कि चालू खाते के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। तो चालू खाते में माल, सेवाओं, निवेश, आय और चालू हस्तांतरण भुगतान से जुड़े सभी लेन देन शामिल होते हैं। और चालू खाते में अगर प्राप्ति ज्यादा और भुगतान कम होता है तो यह चालू खाता अधिशेष की स्थिति में होती है। और अगर चालू खाते में प्राप्ति कम और भुगतान ज्यादा होता है तो यह चालू खाता घाटे की स्थिति में होता है। और चालू खाता शेष और पूंजी खाते शेष पता चलता है कि कोई देश शुद्ध ऋणदाता है या शुद्ध उधारकर्ता। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि व्यावसायिक बैंकों से आप क्या समझते हैं, उनके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो व्यावसायिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक ये संस्थाएं होती हैं जो लाभ कमाने के लिए मुद्रा से जुड़ी सेवाएं देती हैं। ये बैंक जनता, फर्मों और सरकार से पैसे जमा करते हैं, उन पर चेक या आदेश पर भुगतान करते हैं। जमा की गई रकम का इस्तेमाल ऋण या निवेश के लिए किया जाता है। तो ये जो है व्यावसायिक बैंकों होती हैं। और अब आते हैं व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जिनमें जमा राशि को स्वीकार करना, यानी कि व्यावसायिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों से जगह के रूप में मुद्रा प्राप्त करना। बैंक जमा राशि के आधार पर कर्ज देकर लाभ कमाते हैं। और
आगे आता है कि ऋण प्रदान करना। तो व्यावसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को ऋण प्रदान करना है। बैंक से पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि नकद कोष में रखकर बाकी रुपयों, ये जो है बाकी है, बाकी रुपया बैंक द्वारा दूसरे व्यक्ति को कर्ज देती है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि लचीली विनिमय दर से आप क्या समझते हैं और इसके गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। तो लचीली विनिमय दर प्रणाली का मतलब है कि किसी देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होता है। इस प्रणाली में सरकार या केंद्रीय बैंक मुद्रा के मूल्य को बनाए रखने या प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता। इसे फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली भी कहा जाता है। और अब आता है कि लचीली विनिमय दर के गुण। तो लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर में बदलाव के जरिए भुगतान संतुलन में असंतुलन को आसानी से ठीक किया जा सकता है। लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों को आर्थिक बदलावों के मुताबिक स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है। लचीली विनिमय दर प्रणाली में सरकार को विदेशी मुद्रा भंडारण का बड़ा स्टॉक बनाए रखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो है लचीली विनिमय दर के होते हैं गुण। अब आते हैं लचीली विनिमय दर के दोष। तो विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के कारण अनिश्चितता पैदा हो सकती है जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश प्रभावित हो सकते हैं। लचीली विनिमय दरें अत्यधिक स्थिर हो सकती हैं और सट्टेबाजी के अधीन हो सकती हैं। सरकारों को निश्चित विनिमय दर बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं होने की वजह से राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन कम हो सकता है। तो ये जो है लचीली विनिमय दर के कुछ दोष होते हैं। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।